हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। देखो, हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं इस वीडियो से। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की पहली वीडियो होने वाली है। हालांकि मुझे शुरू करवाना चाहिए था इवेंट ऑफ यूरोपियन से, ठीक है। बट जो मैं शुरू करवाने वाली हूँ आज का टॉपिक, वो है आपका इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल पॉलिसी, ठीक है। अब मैंने इसे शुरू क्यों करवाया? क्योंकि वो जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है ना, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियंस इंडिया में कहाँ से आए, कैसे आए। उसको हम एक अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ से जो आपकी बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री काउंट होती है वो 1857 के अराउंड से काउंट की जाती है, ठीक है। बट यहाँ से समझना ज़रूरी है कि यूरोपियंस के आने से क्या प्रभाव पड़ा हमारी इकोनॉमी पे, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। देखो, कैसे कैसे इंडिया की डेवलपमेंट हुई, ठीक है। इसको तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। अगर आप में से किसी के पास अरिहंत की बुक है, ठीक है, अरिहंत की जो जीके की बुक आती है वो है, तो वो ओपन कर सकता है। उसको उसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है। मैं बस थोड़ी ट्रिक्स वगैरह बताऊंगी, वो आप अलग से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बट अगर किसी को ये होता है कि नहीं, मुझे अपने ही नोट से पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे कि मैं, तो आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहो बस। तो देखो, हमारे देश में, हमारे इंडिया में इकोनॉमी की कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, इसको तीन स्टेजेस में बांटा जा सकता है। मतलब हमारी तीन स्टेजेस में इकोनॉमी में प्रभाव पड़ा अकॉर्डिंग टू आर पी दत्ता, ठीक है। आर पी दत्ता के अकॉर्डिंग हमारी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमें अपनी कॉलोनी बनाया, इसको तीन स्टेजेस में बांटा जा सकता है, ठीक है। थ्री स्टेजेस किस चीज़ की? ब्रिटिश कोलो कॉलोनियलिज्म, ठीक है। अब देखो, एक एक करके समझते हैं। पहला तो आ जाएगा आपका अर्ली फेज। अर्ली फेज, इसका टाइम पीरियड क्या है आपका? 1600 से लेके जो आपका 1757 वाला टाइम पीरियड था। इसमें बेसिकली हो क्या रहा था? जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो पूरी की पूरी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है। सिर्फ ट्रेड उनका मकसद था। ट्रेड के अलावा वो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे इंडिया के साथ। सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे? ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। हमारे देश में चीज़ों का इम्पोर्ट कर रहे थे। देखो, इम्पोर्ट कर रहे थे किस चीज़ का? मेटल्स का। और हमारे देश से क्या लेके जा रहे थे? स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, ठीक है। मतलब मसाले और जो आपके कपड़े होते हैं बेसिकली वो। अब दूसरा फेज आता है आपका मर्केंटाइल फेज। मर्केंटाइल फेज आपका 1757 से 1813 तक मान सकते हो आप। अब इसमें क्या हुआ देखो, अब पहले अर्ली फेज में हमने क्या पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने एक प्योरली ट्रेडिंग कंपनी की तरह काम किया। मतलब ईस्ट इंडियन कंपनी और इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा था, ठीक है। अब मर्केंटाइल फेज में क्या होता है? जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपने प्राइस खुद सेट करने शुरू कर दिए कि भाई अगर तुम्हें इस प्राइस में माल देना है तो दो, वरना भाड़ में जाओ, ठीक है। और देखो, इंडिया में अगर मान लो कोई कपड़ा है, मान लो जूट है या कॉटन है, अगर इंडिया में इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब इसको बनाने का, इसको उगाने का खर्चा 10 रुपये आ रहा है, तो ये लोग बोल रहे थे कि भाई हम तुमसे 8 रुपये में ही खरीदेंगे, ठीक है। हमें नहीं पड़ता फ़र्क कि तुमने कितने में इसको प्रोड्यूस किया है, हमें नहीं पड़ता तुमसे फ़र्क, ठीक है। तो ये लोग अपने प्राइस हम पे थोप रहे थे, ठीक है। कंपनी ने अपनी पॉलिटिकल पावर को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और ट्रेड को, व्यापार को क्या करना शुरू कर दिया था? मोनोपोलाइज्ड करना शुरू कर दिया था। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि यार जब एक ही बंदे की डोमिनेंस होनी शुरू हो जाए। अगर आपकी ये ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये आपका इंडिया है, ठीक है, तो अब डोमिनेंस किसकी शुरू होने लग गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। अब बंगाल सबसे पहले बेसिकली क्या करने लगे थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले? जो आपकी बंगाल एरिया था, बंगाल रीजन था, इसका रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब जो इसका कर था, ये ब्रिटिशर्स कलेक्ट लगे थे करने, ठीक है। अब ये लोग
इस ही कर का, जो यहाँ से कर आ रहा था, उसी कर का इस्तेमाल कर रहे थे किस चीज़ में, इंडिया से चीज़ें खरीदने के लिए। ठीक है, ये दो फेज़ हमारे क्लियर हो गए। यहाँ पे आ जाओ तीसरे फेज़ में। तीसरा फेज़ आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल फेज़। इंडस्ट्रियल फेज़ 1813 से लेके 1858। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड रहता है। अब देखो, जो ब्रिटिशर्स व्यापारी थे, ठीक है, बेसिकली जो अंग्रेज थे, उन्होंने इंडिया वालों का अब शोषण करना शुरू कर दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन था ना, ब्रिटेन ब्रिटेन में आपका इस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। क्या आ चुका था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब ब्रिटेन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल चुकी थी। ठीक है, अब वहाँ पे जो भी वस्तुएं थी वो मशीन में मैन्युफैक्चर होती थी। ठीक है, तो ब्रिटेन में आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। अब अगर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तो वो बेसिकली करते क्या थे, मतलब ब्रिटेन से जो मशीन मेड चीज़ें हैं, मशीन में बनी हुई वस्तुएं हैं, उसको इंडिया में बेचते थे। और इंडिया की जो हैंड मेड चीज़ें हैं उसको ब्रिटेन में बेचते थे। ठीक है, ये होने लग गया था। एक एक्ट आता है, ठीक है, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट ने क्या करा? वन वे फ्री, लिख देती हूँ एक बार में, इस एक्ट में क्या बोला गया? वन वे फ्री ट्रेड फॉर ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं ना, तो ब्रिटिशर्स को कोई कर वगैरह नहीं देना पड़ेगा। कर का मतलब जैसे बॉर्डर पे लगता है ना, वो तारिफ्स वगैरह लगते हैं। ठीक है, वो नहीं देना पड़ेगा। और अगर इंडिया को ब्रिटेन में अपना माल बेचना है तो उसके लिए उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब इससे ब्रिटिशर्स क्या करने लगे थे, जो इंडिया की मार्केट थी वो पूरी तरह भर चुकी थी मशीन मेड प्रोडक्ट से। मशीन मेड प्रोडक्ट कैसे होते हैं? चीप होते हैं ना यार। ठीक है, और जो इंडिया की चीज़ें थी, जो प्रीमियम चीज़ें हैं इंडिया की, जो हाथ से बनाई गई थी, उसकी वो लोग, इंडिया के लोग ही उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी महंगी होंगी ना यार, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वो सारी की सारी बाहर एक्सपोर्ट होती थी। ठीक है, और इंडिया में कौन सा माल बिक रहा था? जो बाहर से आ रहा था, जो चीप माल था, मशीन मेड माल था। ठीक है, ये हो रहा था। ये चीज़ समझ आ गई तीनों फेस। अब एक आता है आपके पास नेक्स्ट, फाइनेंस इम्पेरियलिज्म। फाइनेंस इम्पेरियलिज्म 1858 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब इसको समझो। इस फेज में ऐसा समझ लो हुआ क्या बेसिकली, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, मतलब जो इंडिया की कैपिटल थी, इंडिया की धनराशि थी, वो सारी की सारी बाहर जा रही थी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के बैंक्स पे कंट्रोल कर लिया था। इंडिया की कंपनी, इंडिया में कंपनीज ब्रिटिशर्स की थी। ठीक है, और जो मतलब मेन मेन जो रेवेन्यू कलेक्शन की पॉलिसीज थी वो सारी ब्रिटिशर्स अपने फेवर में करवाने लग गए थे। ठीक है, रेलवेज बनवाने लगी थी इंडिया में। अब रेलवेज के थ्रू इंडिया का माल बाहर जा रहा था। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हो क्या रहा था, फाइनेंशियल इम्पेरियलिज्म हो रहा था। इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये ए कंट्री, ये बी कंट्री। जब बी कंट्री ए कंट्री के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अपने हाथ में ले ले और उनको अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना शुरू कर दे, तो उस चीज़ को बोला जाता है फाइनेंशियल इम्पेरियलिज्म। ठीक है, तो बस यही चीज़ हो रही थी, ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को अपने हाथ में ले लिया था। तो ये क्या हो रहा था, इंडिया की वेल्थ का, इंडिया के धन का ड्रेन हो रहा था। ड्रेन मतलब इंडिया का धन बह रहा था। कहाँ को बह रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लेके जा रही थी, ठीक है, ब्रिटेन में, वहाँ को बह रहा था। तो इसके बेस पे आपको आगे जाके आएगी एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, अब ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या चीज़ है उसको समझो। जो आपके दादा भाई नौरोजी थे, लिख देती हूँ मैं बंदे का नाम, दादा भाई नाओरोजी। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन।
इन पर्सन ने फर्स्ट टाइम अपनी एक बुक में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में लिखा, ठीक है, कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे धन को ले जा रहे हैं, हमारा धन उनकी तरफ बह रहा है। और इनकी जो बुक है जिसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में लिखा, उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द बुक। उसके बाद ये आ गया आपके फर्स्ट, जिनकी इनकी बुक पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके R.C. दत्ता, ठीक है। R.C. दत्ता ने कहा कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ हैं, जो इनकी नीतियां हैं, वो ही जिम्मेदार है इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन बदतर होते जा रही है, ठीक है। उसके लिए क्या जिम्मेदार है? जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ हैं वो जिम्मेदार हैं, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने किस में लिखा? इनकी भी एक बुक थी, इन्होंने लिखा अपनी बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ आ गया ना? चलो, अब अगर पूछा जाए कि भाई ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू कब हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू कब हुआ, तो बेसिकली हमारे धन का ड्रेन बहना शुरू हो गया था 1757 में, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1765 में जाके कंपनी के पास क्या आ गए थे? आपके दीवानी राइट्स आ गए थे, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल। दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल का मतलब क्या है? कि बंगाल में कर इकट्ठा करने का अधिकार ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स बेसिकली कर क्या रहे थे? इंडिया से ही कर वसूल कर रहे थे और इंडिया का ही माल खरीद रहे थे और बाहर बेच रहे थे, ये हो रहा था, ठीक है। समझ आ गया इतना चीज़? चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तीन तरह के सिस्टम पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत ट्रिक्स का इस्तेमाल करूँगी ताकि तुम्हें याद करने में ईजी हो, ठीक है। सबसे पहले तो क्या याद रखना है यार, देखो आजकल बंदा पता क्या समझता है कि जिसके पास ज़मीन है ना, वो बंदा तो किस में है? आपका परम सुख में है। क्या समझता है वो बंदा? परम सुख में है, ठीक है, ये समझता है ना। तो बस पहला, सबसे पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम आता है आपका P से, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। अब ये इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ ये चीज़ लाई गई? तो याद रखना है बब्बो, बब्बो, बब्बो में बी से आ जाएगा आपका बंगाल, इस वाले बी से आ जाएगा आपका बिहार, एंड ओ से आ जाएगा आपका उड़ीसा। यहाँ पे ये परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम लाया गया, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ लाया गया? आपका जो बनारस है, बनारस की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लाया गया, ठीक है। और मद्रास की नदरन डिस्ट्रिक्ट्स में लाया गया, ठीक है। समझ आ गई इतनी चीज़? उसके बाद लेके कौन आया ये सिस्टम, ठीक है। तो उस बंदे का नाम है आपका कॉर्न वॉलिस। इसका मतलब उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? आपका कॉर्न वॉलिस था, लॉर्ड कॉर्न वॉलिस भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। टाइम पीरियड कब का है ये? 1793 का है। इसके टाइम पे ये परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब ये तो ये हो गया कि इसके समय पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था, पर ये प्लान किसका था? परमानेंट सेटलमेंट वाला प्लान किसका था? तो ये प्लान किसका था? आपके जॉन शोर का, ठीक है। समझ आ गई इतनी चीज़ें? अब देखो परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या था वो समझो। इसमें बोला गया कि भाई जो आपकी ज़मीन है, कहाँ लिखूँ, जो आपकी लैंड है, उसके ऑनर कौन होंगे? उसके ऑनर ज़मींदार होंगे, ठीक है। क्या बोला गया कि भाई जो आपकी ज़मीन है उसके ऑनर कौन होंगे? उसके मालिक कौन होंगे? ज़मींदार होंगे, ठीक है। इसीलिए मान लो ये कोई भी ज़मीन का टुकड़ा है, अगर इस ज़मीन से 110 रुपये कर वसूल होता है हर महीने, ठीक है। तो इस 110 रुपये में से जो आपका 1/11 पार्ट है, 1/11 किसका? 110 का, ठीक है। मतलब 10 रुपये रख सकते हैं कौन? ज़मींदार। जो बाकी के बचे आपके 100 रुपये, वो जाएंगे किसके खाते में? ब्रिटिशर्स के खाते में,
ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पी से आपका आ गया सबसे पहले क्या, परमानेंट सेटलमेंट। अब आर की बारी आई। आर से देखो क्या है, सेकंड सिस्टम आता है आपका रयोतवारी सेटलमेंट। रयोतवारी सेटलमेंट कब का है ये, 1820 का। अब देखो रयोत का मतलब समझो, रयोत का मतलब ही होता है आपका कल्टीवेटर, ठीक है। रयोत का मतलब क्या होता है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का मतलब क्या होता है, जो फसल उगा रहा है, ठीक है, वो। तो इसमें क्या बोला गया कि भाई जो कल्टीवेटर है ना, मतलब जो एक किसान है, किसान इज द रियल ओनर, किसान इज द रियल ऑनर ऑफ लैंड, ठीक है। अब किसान डायरेक्ट टैक्स देगा, डायरेक्ट टैक्स देगा किसको, गवर्नमेंट को। अब बीच में कोई भी इंटरमीडिएटर नहीं है, बीच में कोई भी ज़मींदार नहीं है, डायरेक्ट किसान को, डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ठीक है। ये चीज़ थी। और ये कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो आज के टाइम का किसान क्या कहता है, आज के टाइम का किसान सोचता है ना, दो चीज़ें सोचता है आज के टाइम का किसान, क्या, या तो मेरा बेटा सीएम बन जाए, क्या बन जाए, सीएम बन जाए, ठीक है। या फिर भाई मेरा बेटा क्या कर ले, एमबीए कर ले, और एमबीए करके मैं क्या करवाऊँगा फिर, एमबीए करके मैं उसको किसी अच्छी सी मल्टीनेशनल कंपनी में लगवा दूंगा, ठीक है। अब इसको यार ट्रिक है ये बेसिकली एक। अब सीएम का मतलब क्या है, इस पॉलिसी को रिकमेंड करने वाले, इस सेटलमेंट को रिकमेंड करने वाले बंदे का नाम है, सॉरी, चार्ल्स रीड, ठीक है। एंड एम से आ जाएगा आपका मुनरो। ये दो बंदे हैं जिन्होंने इस पॉलिसी को रिकमेंड करा, ठीक है। और एम बी ए से ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुई आपकी, एम से आ जाएगा मद्रास, ठीक है। बी से आ जाएगा आपका बॉम्बे, और ए से आ जाएगा आपका असम, ठीक है। मद्रास, बॉम्बे, असम में ये पॉलिसी आपकी इम्प्लीमेंट हुई थी। हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। परम सुख पढ़ा था ना हमने, आर खत्म हो गया, एम बचता है हमारा लास्ट। ये देखो इसमें क्या है, एम का मतलब क्या है, थर्ड आ जाएगा आपका एम से महालवारी सिस्टम या फिर सेटलमेंट, ठीक है। कब का है ये, 1822 का है ये, ठीक है। अब पहले कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ वो समझो। जो आपकी गंगा वैली है, मतलब जहाँ से गंगा नदी बहती है, उसकी घाटियों में ये इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो अगर ये आपका इंडिया है, मुझे ना यार एक तो मैप बनाना नहीं आता ढंग से, इसलिए मतलब गुस्सा मत बनाना। यहाँ से आपकी थोड़ी गंगा नदी यहाँ यूपी वगैरह से बह के जाती है, तो जो ये वाला पोर्शन है ना आपका यूपी वाला, यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। मैं लिख देती हूँ साइड में कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ ये, गंगा वैली ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, फ्रंटियर, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ ये। उसके बाद जो आपका सेंट्रल इंडिया है, मतलब बीच वाला इंडिया है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ ये, ठीक है। उसके बाद आपका ये पंजाब में इंट्रोड्यूस हुआ। अब इसमें बेसिकली था क्या वो समझो। ऐसा मान के चलो कि भाई ये गांव है, ठीक है। इस गांव का एक हेड है, उस हेड को बोलते हैं महाल, ठीक है। उस हेड को क्या बोलते हैं, महाल। ये बंदा पूरे गांव के हर बंदे से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और फिर जाके किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। तो बस यही था आपका महलवारी सिस्टम। भाईचारा बोला जाता है इसको, भाईचारा, ठीक है। समझ आ गई इतनी चीज़। अब ये मतलब कॉन्सेप्ट किसका था वो देख लो। कॉन्सेप्ट है ये आपका हॉल्ट मैकेंजी। किस तरह का कॉन्सेप्ट है ये, किसने रिकमेंड किया आपके, हॉल्ट मैकेंजी ने ये रिकमेंड किया था, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।